नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बात करेंगे राजस्थान की, जहां पर आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के कार्यकाल का, सरकार के कार्यकाल के बजट का आज दूसरा पेश किया गया। यानी कि भजन लाल सरकार का यह दूसरा बजट है जिसे आज दिया कुमारी ने पेश किया है। वहीं इस बजट में खास तौर पर युवाओं, महिलाओं पर खास फोकस किया गया है। वहीं बजट पेश करने से पहले तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने बजट को लेकर के अपनी बातों को रखा था। देखिए, बजट जो है प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और आज प्रदेश का बजट आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं अच्छा बजट आए, प्रदेश के हित में आए और विशेष रूप से युवा, महिला, किसान और प्रदेश की समृद्धि का हो। पिछली बार भी जिस प्रकार से टैक्स का बोझ राजस्थान के लोगों पे लादा गया था, कर्जा लादा गया था, वो कम हो। कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है और जो घोषणाएं पहले सरकार कर चुकी, उनके लिए भी इस बजट के अंदर प्रावधान किए जाएं। ये नहीं हो कि एक लोग लुभावन बजट पेश कर दें और वाहवाही करवा लें और उसके बाद धरातल पे वो चीजें उतरे नहीं। पिछला बजट भी लगभग 50% जो घोषणाएं हैं वो धरातल पे नहीं आ पाई, तो ऐसा नहीं हो। मैं उम्मीद करता हूं अब की बार अच्छा बजट आएगा और प्रदेश के हित में आएगा। माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी का जो आया था वो सब वर्गों और सब क्षेत्र को लेते हुए और एक राजस्थान के उत्थान के लिए जो बजट दिया था, जो आज 6 महीने के अंदर वो धरातल पे भी 90% तक आया है। तो इसी सोच के साथ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, उस विजन का संकल्प लेते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा जी ने जो दीर्घगामी सोच है और राजस्थान के उत्थान के लिए जो आज जो बजट आ रहा है, निश्चित रूप से राजस्थान के उत्थान के लिए आएगा। हर क्षेत्र और हर वर्ग को सम्मिलित करते हुए बजट आएगा और एक माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, उस सोच के अनुरूप एक विकसित राजस्थान के हित में बजट आएगा। थैंक यू। दूसरा, राजस्थान की ऐतिहासिक विधानसभा, गौरवपूर्ण इतिहास वाली विधानसभा, जहां से हमारे आदरणीय स्वर्गीय भैरव सिंह जी निकले हैं, जहाँ से हमारे आदरणीय शिवचंद्र जी माथुर निकले हैं, जहाँ से हरिशंकर जी बावड़ा निकले हैं, ऐसे अनेक महान नेताओं की कर्मस्थली रही राजस्थान विधानसभा में आज यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व वाले सरकार का यशस्वी वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी द्वितीय बजट पेश करेगी। हमारा बजट आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा बताए उन चारों वर्गों पर, चाहे वो महिला हो, युवा हो, किसान हो या बेरोजगार हो, इन सब को फोकस करते हुए होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार लोक लुभावनी घोषणाओं में विश्वास नहीं करती। धरातल पर होने वाले काम, राजस्थान 2047 तक कैसे विकसित और समृद्ध बने, इसको दृष्टिगत रखते हुए बजट पेश करेगी। हम छोटी छोटी योजनाओं में या पंचवर्षीय योजनाओं में विश्वास नहीं करते हैं। हम लंबी दूरी की योजनाओं में विश्वास करते हैं और अमृत काल में जैसा हम चाहते हैं कि हमारा भारत विश्व गुरु बने, वैसा ही हम चाहते हैं कि हमारा राजस्थान प्रदेश हिंदुस्तान में प्रथम विकसित और समृद्ध राज्य बने और इसी को आधार बनाकर आज का बजट आने की संभावना है। बहुत ही अच्छा ऐतिहासिक बजट आने वाला है और प्रदेश की जनता के लिए बहुत सारी सौगातें होने वाली हैं और सिर्फ घोषणाएं नहीं होने वाली हैं। ये ऐसी हम लोग जो भी अनाउंसमेंट्स करेंगे, घोषणाएं करेंगे, वो धरातल पर भी उतारेंगे। बहुत अच्छा समावेशी बजट आने वाला है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे नवनियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की, जिन्होंने आज अपना कार्यभार संभाला है। बता दें कि नवनियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज अपना कार्यभार संभाला है। वहीं अगर हम ज्ञानेश कुमार की बात करें तो ज्ञानेश कुमार जो है वो 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं और देश के 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पद आज उन्होंने संभाला है। नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले वे पहले CEC हैं। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2019 तक रहेगा। इससे पहले CEC पद पर रहे राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हुए थे। ज्ञानेश कुमार के 4 साल के कार्यकाल के दौरान 20 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होंगे। शुरुआत बिहार से होगी और अंतिम चुनाव मिजोरम में होगा। ज्ञानेश कुमार के अलावा विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वे हरियाणा के मुख्य सचिव और
1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वहीं चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू अपने पद पर बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 17 फरवरी को हुई बैठक में इन नियुक्तियों पर मुहर लगी थी। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। वहीं पदभार संभालने के बाद अगर हम बात करें तो नवनियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। राष्ट्र सेवा के लिए पहला कदम है मतदान। इसलिए भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों उन्हें मतदाता जरूर बनना चाहिए और मतदान अवश्य करना चाहिए। भारत के संविधान, लोक प्रतिनिधित्व कानूनों, नियमों और उनके अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप चुनाव आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ था, है और रहेगा। First step for national building is voting. Therefore, every citizen of India who has completed 18 years of age should become an elector and should always vote. In accordance with the Constitution of India, electoral laws, rules and instructions issued therein, the Election Commission of India was, is and will always be with the voters. Jai Hind. बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां पर 24 नवंबर को जो है वो हिंसा हुई थी। इस हिंसा में कुल 29 लोग घायल हुए थे और कुछ लोगों की जान भी चली गई थी। अब तक 79 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और जगह जगह पुलिस ने पोस्टर भी लगाए हैं जिससे विशिष्ट लोगों की पहचान हो सके। कुछ लोगों की जानकारी फोन कॉल के जरिए भी पुलिस को मिल रही है और इसी के आधार पर पुलिस की ओर से गिरफ्तारी की कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं पलायन की जितनी भी बातें हैं वो सब गलत बातें हैं, जिसके बारे में एसपी ने जो है वो जानकारी दी है। 24 नवंबर को हुई हिंसा में इसमें कुल पुलिस कर्मी और मजिस्ट्रेट लोग 29 लोग घायल हुए थे और उसमें कुछ लोगों की जान भी गई थी। उसमें अभी तक 79 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और पुलिस द्वारा पोस्टर भी लगाए गए हैं जिसके माध्यम से यूनिक लोगों की उनकी पहचान भी हो सके। कुछ लोगों की सूचना फोन के माध्यम से, सीजीयू माध्यम से प्राप्त भी हो रही है। उसी के आधार पे गिरफ्तारी की कार्रवाई भी है वो पुलिस द्वारा की जा रही है। यहाँ पे जो भी पलायन की बातें हैं ये सब गलत बातें हैं, ये सब बेसलेस है, क्योंकि जिन लोगों के द्वारा अगर यहाँ से कोई व्यक्ति गया है तो वही व्यक्ति है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है और जिसने उस दिन पत्थरबाजी में सम्मिलित होकर अपना फोटो देख के वो बचने के लिए वो भाग रहे हैं। अन्यथा यहाँ पे किस तरीके का कोई स्थिति नहीं है। आप स्वयं मौके पे जाके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज की, जिनकी आज जयंती है और इनकी जयंती के मौके पर तमाम नेता उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस मौके पर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े और सीएम भजन लाल शर्मा ने उनकी जयंती पर जयपुर के राजभवन में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। देखिए, सबसे पहले तो मैं राजस्थान के अंदर जो मराठा समाज है उन्होंने इस तरह का ये कार्यक्रम आयोजित किया है माननीय छत्रपति शिवाजी जी की जयंती का। मैं निश्चित रूप से उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है। छत्रपति शिवाजी हमारे वो हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए, देश के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। आज ऐसे छत्रपति शिवाजी जी की जयंती है, मैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और ये आशा करता हूं कि उनके जीवन से हमें सीखना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से संघर्ष करते हुए अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए जो काम किया है। हमें हमेशा वो हमारे प्रेरणा स्रोत रहेंगे और हमें ये प्रेरणा हमेशा देते रहेंगे। पुणे में महाराष्ट्र से जो हमारे मराठी परिवार है जो उनका यहाँ राजस्थान में संघ बना हुआ, उनको पुनः धन्यवाद देता हूँ। और माननीय हमारे गवर्नर साहब जिन्होंने बहुत ही आत्मीय के साथ ये कार्यक्रम आज यहाँ किया है, उनके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि एक
छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का कार्यक्रम यहाँ मिलकर के रखा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर कांग्रेस पार्टी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कामकाज कर रहा है। और ऐसे में अगर हम बात करें तो कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कहा है कि पार्टी जो है वो संगठन को मजबूती के लिए लगातार काम करती है और कोई भी व्यक्ति अनिश्चित अवधि के लिए पद पर नहीं रहता। चेंज इन गार्ड की भी बात आ रही है लीडरशिप में। ये कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। जो उदयपुर अधिवेशन हुआ था वहां से ही प्रारंभ हुआ था और उदयपुर अधिवेशन में ये बात आई थी कि कांग्रेस इस बात का चिंतन करे गहनता से कि किस आयु वर्ग के लोगों को कितना प्रतिनिधित्व मिल रहा है, डेमोग्राफिक, 50 साल से कम, 50 साल से ज्यादा, कितने समय तक एक स्थान पे जो संगठन में हैं लोग, उनको एक समय काल निश्चित होना चाहिए कि कोई 50 साल तक कोई अध्यक्ष बने रहेंगे क्या, जिला अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, 15 साल, 20 साल, 25 साल, तो एक कोई सीमा होनी चाहिए क्या। तो इस पे वहां चिंतन हुआ। महिलाओं के लिए कम से कम इतने स्थान, युवाओं के लिए कम से कम इतने स्थान, 50 साल से कम उम्र के आधे, 50 साल से ऊपर उम्र के आधे, एक जनरल सोच के तहत वहां पर जो विचार सामने आए थे और जो निर्णय लिए गए थे, उन निर्णयों का पालन होते हुए भी हम देख रहे हैं। कोई नई चीज नहीं हो रही। ये चुनाव हम हार गए इसलिए ऐसा हो रहा है, उसमें ऐसा हो गया तो ऐसा हो रहा है। कांग्रेस की एक सोच कि हमको संगठन को अगर गतिशील बनाए रखना है तो उसमें परिवर्तन भी समय समय से होते रहना। आजादी के पहले हर साल हम सुनते थे कि कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते थे, अधिवेशन होता था और 1 साल के लिए फलाने कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, 1 साल, फिर भले उनको कभी 1 साल और के लिए चुन लिया गया। लेकिन आप इतिहास देखिए आजादी के संघर्ष का, तो कांग्रेस का कोई स्थायी अध्यक्ष ऐसा नहीं था कि 20 साल तक कोई कांग्रेस के अध्यक्ष है। तो वो सोच और ये सोच और आज की परिस्थिति में कांग्रेस में जो चिंतन हुआ उदयपुर में, उसमें ये जो बातें आई और जो निर्णय लिया गया था, उसी के तहत आप देख रहे हैं कि ये कार्रवाइयां हो रही। इसका इलेक्शन के रिजल्ट से ही सीमित आप अगर देखेंगे तो सही नजरिया आपको नहीं दिखेगा। दिल्ली में बीजेपी की ओर से अब तक सीएम के चेहरे के नाम का ऐलान नहीं होने को लेकर के कल जिस तरीके से आप नेता गोपाल राय ने कहा था कि बारात जो है वो तैयार है लेकिन मंडप का कोई विषय नहीं है, दूल्हा जो है वो अभी तक सामने नहीं आया है, जिसको लेकर के अब भाजपा के नेताओं ने हमला बोलना शुरू कर दिया है। और इस बीच गोपाल राय के बयान पर बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। देखिए, बारात और मंडप का कोई विषय नहीं है, इनको पता नहीं है बारात क्या होती है। और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो फैसला करता है, भारतीय जनता पार्टी एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। निर्णय करने में बहुत बड़ी भूमिका बहुत सारे लोगों की होती है। उनकी सलाह मशवरा के बाद होगा। वो पहले ये बताएं कि 22 जो उनके एमएलए हैं अपोजिशन में गोपाल राय बनेंगे या आतिशी बनेगी, ये उनकी रस्साकस्सी की दौड़ है। वो इस इंतजार में है कि मुख्यमंत्री बने तो विपक्ष का नेता बने। आपको तो विपक्ष में बैठना ही बैठना है। आप अपना नेता तो चुनो, आप दूसरों को सलाह देने की आवश्यकता नहीं है आपको, आप अपना नेता चुनो। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल पश्चिम बंगाल विधानसभा के अंदर सदन के अंदर महाकुंभ को लेकर के एक विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि महाकुंभ अब मृत्यु कुंभ बन गया है, जिस पर अब जो है वो राजनीति चरम पर हो रही है। इस बीच ममता बनर्जी के बयान की निंदा की है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। पर्यावरण बचाना और धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित छोड़ना भी हम सबकी जवाबदारी है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं 2070 तक जीरो नेट, धरती सुरक्षित रहे, इसलिए जरूरी है कि पेड़ लगते रहें, पेड़ बचते रहें। केवल भाषण से काम नहीं चलेगा। और इसलिए 4 साल पहले मैंने तय किया था 19 फरवरी 2021 कि मैं रोज पेड़ लगाऊंगा। और तब से लेके आज तक 4 बरस पूरे हो गए, रोज पेड़ लगाने का अभियान चल रहा है। और वो अभियान की जगह
मैं अकेला नहीं चलाता। मैं तो सबसे ये आह्वान करता हूं कि साल रोज अगर पेड़ ना लगा सके तो अपने जन्मदिन पर जरूर पेड़ लगाएं, मैरिज एनिवर्सरी पर पेड़ लगाएं, बेटा बेटी का जन्मदिन हो तो पेड़ लगाकर मनाएं, या माता पिता की पुण्य स्मृति हो तो पेड़ लगाएं, क्योंकि पेड़ हैं तो हम हैं, धरती है, जल है और आने वाली पीढ़ियों का और जीव जंतुओं का भविष्य सुरक्षित है। इसलिए हम सबका परम कर्तव्य है कि हम अपनी तरफ से कम इतने ऑक्सीजन की व्यवस्था तो करें जो हमारे जीने के लिए जरूरी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा है कि महाकुंभ अब मृत्यु कुंभ में बदल चुका है, क्या कहेंगे सर? सनातन का अपमान करना इनका स्वभाव बन गया है। भारतीय संस्कृति आज नहीं, हजारों सालों से गंगा जी की धार की तरह ये सनातन संस्कृति अविरल प्रवाहित होती रही है, आगे बढ़ती रही है। ऐसे लोग जो सनातन पर उंगलियां उठाते हैं, उनके उंगलियां उठाने से वो उनका ही नुकसान करेंगे। लोगों की आस्थाएं, विश्वास और भावनाओं पर इस तरह चोट करना भी अपराध है। वहीं ममता बनर्जी के मृत्यु कुंभ वाले बयान को लेकर के उत्तर प्रदेश के नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने कहा है कि ये करोड़ों हिंदुओं का अपमान है। करोड़ों हिंदुओं का अपमान है। ये भारतीय संस्कृति के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वालों का अनादर है और महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहना, वह मैं कहूँ कि टीएमसी के अंत का एक उन्होंने अपने आप ही संदेश दिया है और आने वाले चुनाव में इसकी सजा भी उनको मिलेगी। उन्हें तत्काल इस देश के करोड़ों लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। यादव भी सर कुछ इसी तरह के लगातार बयान दे रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी हों चाहे ममता बनर्जी जी हों, जो हिंदुओं का अपमान करेगा, जो महाकुंभ पर सवाल उठाएगा, जो तुष्टीकरण की राजनीति करेगा, उसको जवाब भारतीय जनता पार्टी भी देगी और देश की जनता भी देगी। भाषा को लेकर के जिस तरह से लगातार ये विवाद, ममता बनर्जी जी का बयान बहुत ही निंदनीय है। जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। केवल तुष्टीकरण की राजनीति के तहत केवल मुस्लिमों को खुश करने के लिए सनातन धर्म पर अनाप शनाप बयानबाजी विपक्षी नेता कर रहे हैं। समय आने पर जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी और पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। सर, सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव, एक करोड़ों हिंदुओं का अपमान है। ये भारतीय संस्कृति के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वालों का अनादर है और महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहना, वह मैं कहूँ कि टीएमसी के अंत का एक उन्होंने अपने आप ही संदेश दिया है और आने वाले चुनाव में इसकी सजा भी उनको मिलेगी। उन्हें तत्काल इस देश के करोड़ों लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। यादव भी सर कुछ इसी तरह के लगातार बयान दे रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी हों चाहे ममता बनर्जी जी हों, जो हिंदुओं का अपमान करेगा, जो महाकुंभ पर सवाल उठाएगा, जो तुष्टीकरण की राजनीति करेगा, उसको जवाब भारतीय जनता पार्टी भी देगी और देश की जनता भी देगी। भाषा को लेकर के जिस तरह से लगातार ये विवाद, ममता बनर्जी जी का बयान बहुत ही निंदनीय है। जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। केवल तुष्टीकरण की राजनीति के तहत केवल मुस्लिमों को खुश करने के लिए सनातन धर्म पर अनाप शनाप बयानबाजी विपक्षी नेता कर रहे हैं। समय आने पर जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी और पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। सर, सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव, एक करोड़ों हिंदुओं का अपमान है। ये भारतीय संस्कृति के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वालों का अनादर है और महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहना, वह मैं कहूँ कि टीएमसी के अंत का एक उन्होंने अपने आप ही संदेश दिया है और आने वाले चुनाव में इसकी सजा भी उनको मिलेगी। उन्हें तत्काल इस देश के करोड़ों लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। यादव भी सर कुछ इसी तरह के लगातार बयान दे रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी हों चाहे ममता बनर्जी जी हों, जो हिंदुओं का अपमान करेगा, जो महाकुंभ पर सवाल उठाएगा, जो तुष्टीकरण की राजनीति करेगा, उसको जवाब भारतीय जनता पार्टी भी देगी और देश की जनता भी देगी। भाषा को लेकर के जिस तरह से लगातार ये विवाद, ममता बनर्जी जी का बयान बहुत ही निंदनीय है। जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। केवल तुष्टीकरण की राजनीति के तहत केवल मुस्लिमों को खुश करने के लिए सनातन धर्म पर अनाप शनाप बयानबाजी विपक्षी नेता कर रहे हैं। समय आने पर जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी और पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। सर, सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव,
तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।